Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis of 25th of December 2023. 25 दिसंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट छोटी सी ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर करिए अगर कर सकते हैं तो। अगर आपके एक दो दोस्त हैं तो उनके साथ तो कर ही सकते हैं, कोई नहीं है तो मत शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट क्लब। क्लाइमेट क्लब के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, इट इज एन इनिशिएटिव विच इज एम्ड एट कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज इन डीकार्बोनाइजिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि ये इनिशिएटिव है फॉर डीकार्बोनाइजिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वाज लॉन्च्ड इन COP 28। तो आपको बताना है कि कार्बन ये आपका जो क्लाइमेट क्लब है इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 only 2 only both है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, आंसर कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो सीखने को आपको मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। ये इनिशिएटिव एक्चुअली जर्मनी और चिली ने स्टार्ट किया है एंड दिस क्लब हैज गार्नर्ड सपोर्ट ऑफ नियरली 36 मेंबर कंट्रीज इन COP 28, जिसमें केन्या है, यूरोपियन यूनियन है, स्विट्जरलैंड है, ये सब कंट्रीज हैं। इंडिया ऑब्वियस सी बात है नहीं करेगा क्योंकि इंडिया ने तो मीथेन प्लेज भी नहीं ज्वाइन की, प्लस इंडिया इस फेवर में नहीं है कि कार्बन को अभी बिल्कुल फॉसिल फ्यूल इन सबको हटाया जाए। तो दैट इज द रीजन व्हाई दैट इज देयर एंड दिस क्लब इज क्लेम्ड टू करेंटली रिप्रेजेंट 55% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये आप याद रखिएगा, क्लाइमेट क्लब इन COP 28। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स। अब ये कुछ आर्ट फॉर्म्स लिए हैं, दिखे हुए हैं नीचे। पहला लिखा है तो गरबा, दूसरा लिखा है नवरोज, तीसरा लिखा है कलरी पयत्तू, चौथा लिखा है कुंभ मेला। आपको बताना है कि इनमें से कौन से आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है। बताइएगा कि इनमें से कौन से आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में शामिल हैं। तो बड़ा ही प्यारा सवाल है, अगेन आसान है। कितने, हाउ मेनी पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज 3। कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। गरबा है, यस गरबा है। नवरोज है, यस नवरोज है। कलरी पयत्तू नहीं, कलरी पयत्तू इज नॉट इन द यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट एंड कलरी पयत्तू एक मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला का, याद रखिएगा। एंड कुंभ मेला, यस कुंभ मेला इज देयर। तो ये आपको याद रखने हैं। मूव करते हैं तीसरे सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज जेमिनी। जेमिनी न्यूज में था, इट वाज इन न्यूज रिसेंटली। ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस ए ब्लैक होल, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, सी वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी या डी ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? द करेक्ट आंसर इज बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये LLM बेस्ड है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेस्ड है एंड ये प्लेटफॉर्म गूगल द्वारा डेवलप किया गया है ना, बार्ड के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर आपसे नहीं बनते थे, और बनता होगा तो आपका रिवीजन हुआ होगा प्रॉपर। कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो अगर कि कितने आपसे बने, तो वो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छी चीज़ रहेगी। अब कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि एक इंडियन मतलब इंडिया की तरफ आ रहा था एक शिप जिसके ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ था। एंड अभी सेम टू सेम चीज़ एक और उसके साथ हुआ है कैरियर के साथ, जिसमें MV साई बाबा जो था, इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया। इट वाज अगेन हिट बाय अ वन वे अटैक ड्रोन। कहा जा रहा है कि ये सारे अटैक जो है वो हाउदी रेबल्स जो हैं वो कर रहे हैं रेड सी वाले रीजन पे। तो ये गैबन फ्लैग्ड था, क्रूड ऑयल टैंकर था, MV साई बाबा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये दोनों न्यूज़? एक तो आप आंसर राइटिंग करते समय यूज कर सकते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में, और दूसरा ये कि कहीं कहीं भूले भटके अगर क्वेश्चन पूछ ले कि MV चेम प्लूटो और MV साई बाबा न्यूज में थे क्यों, है ना, ऐसा नहीं पूछेगा। फैक्चुअल नाम पूछेगा, कौन से शिप को हिट किया, कौन से उसने हिट किया, कौन से नंबर का ड्रॉ था, ये नहीं पूछेगा। UPSC आजकल क्या करने लगा ना कि जैसे सिमिलर चीजें जो हो रही हैं उनके साथ उनके नाम एक साथ लिख देता है, फिर लिखता है कि ये सारी कंट्रीज क्यों न्यूज में थी। उसी तरीके से मैं एक मतलब एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि MV साई बाबा और MV चेम प्लूटो लिख दिया और लिख देगा कि इनमें क्या सिमिलरिटी है। तो दे वर रिसेंटली मतलब हिट बाय अ ड्रोन अटैक, ये सब इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दोनों का नाम आप याद रखिएगा। एंड आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। तो यहाँ पे लास्ट पेज हम आते हैं, तो एक न्यूज़ है नेमेटोसिस्ट के बारे में।
निमैटोसिस्ट क्या है? निमैटोसिस्ट एक सेल्यूलर वेपन है। इवोल्यूशन ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। सेम टू सेम एनिमल्स के डिफेंडिंग मैकेनिज्म में एक इवोल्यूशन हुआ है, और वो इवोल्यूशन है एक स्पेशलाइज्ड सेल का, जिसको हम बोलते हैं निमैटोसिस्ट। याद रखिएगा, निमैटोसिस्ट। ये कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, स्पेशली जेलीफिश, कोरल्स, सी एनिमोन, हाइड्रास, इनमें पाया जाता है। एंड इट सर्व्स एज अ वेरी पोटेंट वेपन टू हंट प्रे एंड फेंड ऑफ द प्रेडेटर्स। मतलब कि प्रे को हंट करने के लिए और प्रेडेटर्स को भगाने के लिए, दोनों में ये काम आता है। निमैटोसिस्ट होता क्या बेसिकली? ईच निमैटोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ अ कैप्सूल। एक कैप्सूल होती है निमैटोसिस्ट में, और उसके अंदर एक कॉइल होती है, थ्रेड लाइक ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। एंड इसमें ट्यूब्यूल्स जो होता है उसका एक बल्बस स्ट्रक्चर रहता है, एंड टॉक्सिन्स होते हैं उसमें। तो जैसे ये जानवर जैसे ही स्ट्रेस में आते हैं, मतलब जेलीफिश, कोरल, सी एनिमोन, सब जैसे स्ट्रेस में आएंगे ना, तो देन जो निमैटोसिस्ट होता है, इट रैपिडली इजेक्ट्स द ट्यूब्यूल। ये क्या इजेक्ट करता है? ट्यूब्यूल को इजेक्ट करता है। और ये ट्यूब्यूल जो रहता है वो इतनी तेज गति से निकलता है, इतनी फास्ट निकलता है कि इट कैन सरपास इवन द स्पीड ऑफ अ बुलेट। तो ये बुलेट की स्पीड को भी सरपास कर लेता है ये ट्यूब्यूल जो रहता है। और इस मैकेनिज्म से एक तो प्रेडेटर्स भाग जाते हैं, और प्रे जो है कई बार वो किल हो जाता है, ठीक है ना। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। निमैटोसिस्ट, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन फीडिंग एंड डिफेंस स्ट्रेटेजी, है ना। निडारियंस जो होते हैं, निडारियंस में भी काफी ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। निडारियंस आर द एनिमल्स दैट कंटेन सेल्स कॉल्ड नीडोसाइट्स। तो नीडोसाइट्स होते हैं इसलिए उनको, अच्छा सीनिडारियंस लिखा रहता है, लेकिन निडारियंस ही पढ़ते हैं अपन, सी नहीं पढ़ते इसको, है ना, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड यही है कि जब ये एनिमल्स कांटेक्ट में आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेडेटर और प्रे दोनों केसेस में बेसिकली ये एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे न्यूज़ है। यूनाइटेड नेशन कॉल्स फॉर रेस्क्यू ऑफ 185 रोहिंग्याज अड्रिफ्ट इन द इंडियन ओशियन। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली कहा है कि भैया 185 लोग, जो स्पेशली जो रोहिंग्याज हैं, उसमें विमेन एंड चिल्ड्रन हैं, दे वर लास्ट सीन नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑन द इंडियन ओशियन। तो यूएनएचसीआर ने कहा है कि उनको बचाओ, उनको देखो क्या करना कैसे, है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यूएनएचसीआर जो एक संस्था 1950 में बनी थी, 1950 में इसका फाउंडेशन हुआ था, और 1951 में एक चीज आई थी जिसको बोलते हैं रेफ्यूजी कन्वेंशन। 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन बोलते हैं। तो 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन जो है एक यूएन ट्रीटी है दैट डिफाइंस हु a refugee is and establishes the rights of such persons। मतलब कि रिफ्यूजी कौन है और रिफ्यूजी व्यक्तियों के क्या क्या राइट्स हैं, असाइलम से संबंधित और इन सब संबंधित, वो सारी चीज़ें जो है वो 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन में जो है वो मेंशन्ड है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसको कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी और द जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1951 भी कहा जाता है। तो अगर आपसे जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1951 पूछ रहे हैं किससे रिलेटेड है, तो 1951 का जेनेवा कन्वेंशन जो है वो रेफ्यूजीज से रिलेटेड है। अदरवाइज जेनेवा कन्वेंशन आपके बायोलॉजिकल वेपन से भी कन्वर्टेड वो रिलेटेड है ना, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन से भी। लेकिन 1951 का जो जेनेवा कन्वेंशन है वो आपका रेफ्यूजीज से रिलेटेड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा एक और चीज आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि इंडिया सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का? तो नहीं, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला है श्रीलंका पुलिस डिटेन्स नियरली 15,000 इन ड्रग क्रैकडाउन। तो श्रीलंका पुलिस जो है इसने रिसेंटली अनाउंस किया द अरेस्ट ऑफ नियरली 15,000 पीपल। लगभग एक हफ्ते में 15,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है बाय द श्रीलंकन पुलिस। एंड ये क्रैकडाउन किया गया है अंडर द ऑपरेशन कोड नेम्ड एज युक्तिया याद रखेगा। कोड नेम क्या था उनके ऑपरेशन का? युक्तिया था। युक्तिया का नाम है जस्टिस भी कहा जाता है, जिसमें सीजर किया गया है ऑफ 440 किलोग्राम्स ऑफ नारकोटिक्स, है ना, कैनबीज, हैशीश एंड हेरोइन। तो ये जो है ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यूके सेंड्स नेवल शिप्स टू गयाना अमिड वेनेजुएला बॉर्डर डिस्प्यूट। तो दो और कंट्रीज जिनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है वो दो कंट्रीज हैं गयाना एंड वेनेजुएला,
ठीक है ना, दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, आपको याद रखना है। और ब्रिटेन की एक्स कॉलोनी है गयाना, इसलिए वहां पे उन्होंने शिप भेज के कहा है कि भैया हम आपके साथ हैं। बट ये आपको पता नहीं चाहिए कि बॉर्डर डिस्प्यूट कौन सी कंट्रीज में चल रहा है ना। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है यूपीएससी, और इनकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा पूछता रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि वेनेजुएला एंड गयाना, दे आर द टू कंट्रीज इन डिस्प्यूट राइट नाउ। सेंटर प्लान्स टू रिवाइव द टैक्स कट्स ऑन शुगर एक्सपोर्ट। अब पहले शुगर एक्सपोर्ट में एक छूट मिलती थी अंडर द स्कीम RODTEP। तो RODTEP स्कीम क्या है? रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, मतलब एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है ना। ये 2021 में लॉन्च की गई थी, और इसका एम क्या है? ताकि कोई डोमेस्टिक टैक्स या कोई भी एड ऑन जो ड्यूटीज हैं वो ना लगे ऑन द शिप्स विच आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट, ऑन द गुड्स विच आर मेंट फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है ना। एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स पे कोई भी एडिशनल डोमेस्टिक टैक्स और ड्यूटीज ना लगे, ताकि वो बाहर जाएं, सस्ते दामों पे जाएं और बिकें अच्छे से, है ना। तो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब हुआ क्या था कि फिर अब इंडिया में के अंदर शुगर की सप्लाई कम होने लगी, है ना। तो वो सप्लाई ना कम हो और डोमेस्टिक डिमांड मेंटेन रहे, इस कारण से वो जो ड्यूटी फ्री किया जा रहा था एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, उससे उसको हटा दिया गया, एग्जेम्प्टेड लिस्ट से हटा दिया गया। अब हटा दिया गया तो जो उसको मतलब टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था वो नहीं मिल रहा था। तो अब दोबारा से ये सोचा जा रहा है, सेंटर इज प्लानिंग टू रिवाइव द टैक्स कट, टैक्स कट दोबारा से लाने का सोचा जा रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। वाई रैंसमवेयर अटैक्स ऑन इंडियन फर्म्स आर अ कॉज ऑफ कंसर्न। रैंसमवेयर अटैक आप सबको पता है क्या होता है, कि इसमें अटैक करते हैं, आपके डेटा जो होता है उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और एक रैंसम मांगी जाती है, और कहा जाता है कि अगर आपने इतने टाइम पीरियड में ये रैंसम नहीं चुकाई तो आपका पूरा डेटा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ दीज अटैक्स, मैं मेन एग्जाम्पल बताना चाहता था ये अटैक्स के। अभी जो हाल ही में अटैक हुआ है वो हुआ HCL में, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ? HCL में। इसके पहले इन्फोसिस में अटैक किया गया था। इसके पहले आपका एम्स का बहुत बहुत फेमस है, अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंट है। एम्स के सिस्टम्स पूरे हैक कर दिए गए थे रैंसमवेयर अटैक से, और 200 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी में मांगा गया था फ्रॉम द एम्स हॉस्पिटल, 200 करोड़ रुपए। और ऐसी जगहों पे ज्यादा टारगेट किया जाता है जहां पे डेटा बहुत कीमती होता है। फॉर एग्जांपल जैसे IT फर्म्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड डेटा रहता है, ये सारी चीजें रहती हैं। All these things are important. I hope you got clarity regarding that. आगे मूव करते हैं। इंडियाज रिवाइज्ड क्रिमिनल लॉ प्रपोजल्स। तो आप सबको पता है कि इंडिया ने 3 नए लॉ जो हैं वो पास कर दिए हैं, जिसका नाम है भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल 2023, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो ये IPC को रिप्लेस करेगा। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये CRPC को रिप्लेस करेगा। एंड तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाला है भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ें हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो मैंने हालांकि आपको बताया हुआ है। पहली चीज़ तो टेररिज्म की डेफिनेशन है, उसको UAPA से लिया गया है। केवल एक चेंज है इन दोनों डेफिनेशन में, UAPA की डेफिनेशन में और IPC की डेफिनेशन में। चेंज क्या है कि UAPA कहता है कि केवल हाई क्वालिटी काउंटरफीट करेंसी नोट जो है उनका सर्कुलेशन या स्मगलिंग किया जाता है तो उसको टेररिज्म के एक्ट में रखा जाएगा। लेकिन इस वाले जो अपना एक्ट है उसमें किसी भी तरीके का इंडियन पेपर करेंसी, अगर किसी भी क्वालिटी का अगर आप काउंटर फीट करके उसको मोशन में रख रहे हो तो फिर वो टेररिज्म के अंदर आएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी जो आप पजेस कर रहे हो विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द टेररिस्ट एक्ट, अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हो विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द टेररिस्ट एक्ट, बट दैट शुड बी नोइंगली हेल्ड, मतलब आपको पता है टेररिस्ट एक्ट से आपने लिया और उसको आप होल्ड करके रखे हुए, तो फिर दैट इज अगेन पनिशेबल, है ना। इसके अलावा रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग पर्सन्स टू एंगेज इन टेररिस्ट एक्ट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। ये भी एक ऑफेंस के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर आप ट्रेनिंग कराते हो लोगों की या इंट्रोड्यूस कराते हो लोगों को टेररिज्म में, एंड ये भी एक चीज़ है, ये भी सेक्शन 18A 18B UAPA का है, उससे बिल्कुल मैच करता है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ऐड की गई है, क्रूएलिटी हैज़ बीन डिफाइंड, दैट इज द बिल डिफाइंस क्रूएलिटी अगेंस्ट अ वुमन बाय हर हस्बैंड, ठीक है ना। तो दैट इज अगेन इंक्लूडेड इन दिस बिल एंड इट इज ऑल्सो पनिशेबल विद अ जेल टर्म ऑफ अप टू 3 years। तो ये भी आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देन इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, कि अगर आप किसी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट केस की इंफॉर्मेशंस को पब्लिश करते हो विदाउट द परमिशन, देन दैट वुड आल्सो बी पनिश्ड विद
2 year जेल सेंटेंस एंड फाइन। इसमें एक चीज़ ये जरूर एक्सप्लेन की गई है कि रिपोर्ट ऑन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट आया है उसकी रिपोर्टिंग अगर किसी ने की है तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा, अदरवाइज दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ऑफेंस। इसके अलावा द रिवाइज्ड बिल रिप्लेसेस द टर्म मेंटल इलनेस विद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जो रिवाइज्ड बिल है उसने मेंटल इलनेस शब्द को अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना। एंड इट हैज ऑल्सो एडेड द टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलॉन्ग विद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। The revised bill has now removed the minimum punishment of 7 years and now penalizes mob lynching at par with murder। तो पहले क्या था कि एक मिनिमम सेंटेंस लिखा गया था आपका मॉब लिंचिंग में, ठीक है ना। देखो लिखा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लिखा है, यस। It was criticized by the panel for prescribing a lesser minimum sentence of imprisonment of 7 years as opposed to the offense of murder, where the minimum sentence is imprisonment of life। तो ये कहा गया था पैनल द्वारा कि पहले क्या था, मॉब लिंचिंग में 7 साल की मिनिमम सजा थी, तो लोगों ने कहा कि भाई मर्डर तो मर्डर है, तो जब 7 साल की आप मिनिमम डाल दोगे तो वो तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग में ये मिनिमम पनिशमेंट जो है आप हटा दो और उसको मर्डर की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। 2 सजेशंस थे जो कि इग्नोर किए गए। पहला है जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन क्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री, पहला था रिगार्डिंग एडल्ट्री, एंड दूसरा था अ क्लॉज दैट क्रिमिनलाइजेस नॉन कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन मेन वुमेन ट्रांस पर्सन्स एंड एक्ट ऑफ बिस्टियलिटी, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है वो रिमूव हटा दिए गए हैं, मतलब वो नहीं, इनके बारे में कुछ किया गया है। तो इस कारण से कई लोग क्रिटिक भी कर रहे हैं कि भैया अगर आपने नॉन कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन मेन एंड वुमेन इसको नहीं इंक्लूड किया है, तो जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके साथ कई बार सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उनके पास कोई रेमेडी नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज देयर। इसके अलावा पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को भी डिफाइन किया गया है रिवाइज्ड बिल में। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हुएवर, देखो क्या डिफाइन है, हुएवर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप और गैंग आइदर सिंगली और जॉइंटली कमिट्स एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, unauthorized betting or gambling, selling of public examination question papers, any other similar criminal act is said to be committing the petty organized crime। तो ये petty organized crime भी डिफाइन किया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। देन भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल में इसमें कम्युनिटी सर्विस के रूप में पनिशमेंट इंक्लूड की गई है, जैसे कि बहुत जो पेटी ऑफेंसेस हैं, जैसे कि अगर किसी ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, पब्लिक सर्वेंट अगर ट्रेड में इन्वॉल्व हुआ, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी लेस देन 5,000, पब्लिक इंटॉक्सिकेशन, डिफेमेशन, इन सब केसेस में अब क्या है, कम्युनिटी सर्विस इंक्लूड की जाएगी। ये सेक्शन 23 है रिवाइज्ड बिल का, जिसमें कम्युनिटी सर्विस इज द वर्क विच द कोर्ट मे ऑर्डर टू कन्विक्ट अ पर्सन एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट द कम्युनिटी, है ना। उसमें कोई पेमेंट उसको नहीं दी जाएगी एंड उसको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट और सेकंड क्लास, उसको एम्पावर किया गया है कि वो इम्पोज कर सकता है ऐसी पनिशमेंट को, है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड पुलिस के पावर में एक बहुत बड़ा जो चेंज किया गया वो ये किया गया कि जो उसको पहले क्या था कि हैंड कफिंग केवल कुछ केसेस में थी, है ना। फिर जो ओरिजिनल बिल आया था तो उसमें कहा कि हैंड कफिंग सारे केसेस में कर दी गई उसकी रक्षा के लिए, बट अब दोबारा से जब रिवाइज्ड बिल आया है तो उसमें ये कहा गया कि हैंड कफिंग केवल सेलेक्टिव हीनस क्राइम्स में होगी, जैसे रेप्स, मर्डर एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केसेस में नहीं रहेगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जो पावर है पुलिस को दी गई है वो है जो उनका रिमांड पीरियड है। पहले रिमांड पीरियड 15 दिन का हुआ करता था ना, कि पुलिस का जो रिमांड पीरियड है वो 15 दिन का है पुलिस कस्टडी का, अब वो 60 या 90 दिन तक जा सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिससे टॉर्चर ये सब और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है विटनेस के नाम पे। एंड दूसरी चीज़, एक और चीज़ में क्या गया कि जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटे के पहले अंदर मतलब आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। बट ये जो पीरियड है 15 दिन वाला ये बढ़ा दिया गया है, नाउ इट कैन गो अप टू 60 डेज और 90 डेज जो चार्जशीट का टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, लिखा भी है। देखो, पॉइंटिंग आउट द प्रोविजन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023 विच परमिट्स पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द इनिशियल 15 डेज अरेस्ट इंडेंजर्स द सिविल लिबर्टीज। तो 15 दिन से अब वो पीरियड बढ़ा दिया गया, तो ये बहुत ज्यादा सिविल लिबर्टीज को इफेक्ट करता है, यहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। अनपैकिंग द फर्स्ट एवर सीओपी हेल्थ डे, अब यहाँ पे बात चल रही है 28th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28, जिसको यूएई ने होस्ट किया दुबई में, एंड ये पहली बार था
था जब क्लाइमेट चेंज के हेल्थ कंसर्न्स को बहुत ज़्यादा इसमें तवज्जो दी गई और कहा गया कि क्लाइमेट क्राइसिस जो है एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी है। और इसी कारण से इस बार याद रखिएगा WHO ने डिक्लेयर किया क्लाइमेट चेंज एज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ग्लोबल हेल्थ इन द 21st सेंचुरी। और दिसंबर 3 याद रखिएगा, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, दिसंबर 3 विच इज़ द इनॉग्रल हेल्थ डे एट COP28। तो ये क्लाइमेट हेल्थ डे है जो COP28 में दिसंबर 3 को सेलेक्ट किया गया, 3 दिसंबर को, ठीक है ना। तो दैट इज द फर्स्ट एवर COP हेल्थ डे दिसंबर 3, ठीक है। तो ये एक फैक्ट आपको पता चल गया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में आपको बता दूं, कल भी मैंने आपको बताया था जब मालदीव्स की बात चल रही थी कि वो भी हिस्सा है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। इसमें मीटिंग कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं? इंडिया है, याद रखिएगा, इंडिया है, मालदीव्स है, मॉरिशियस है, श्रीलंका है। ये 4 एक इसके मेंबर्स हो गए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बांग्लादेश एंड सिशल्स दे आर द ऑब्जर्वर स्टेट्स, ठीक है ना। मेंबर स्टेट में कौन कौन है? मॉरिशस, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स। और ऑब्जर्वर स्टेट्स में है बांग्लादेश एंड सिशल्स, ठीक है ना। और यहाँ पे जब से मुइज़ू की गवर्नमेंट आई है तब से ऑब्वियस सी बात है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में वो इंडिया को थोड़ा बाहर करने के लिए तुला हुआ है। बट ऑथर ने कहा है कि जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वो इतनी सफिशेंट नहीं है कि वो अपने आप को पूरा मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। इसलिए जो भी काम करना है हमको वो कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन में ही करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। एंड ऑथर ने ये भी कहा है कि ये थोड़ा ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CSC इसलिए भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, चाइना अपने नेबर्स में इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। तो उसको टैकल करने के लिए भी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो बोथ दीज इशूज वर डिस्कस्ड इन दिस। इंडियाज जॉब क्राइसिस द मैक्रो इकोनॉमिक रीजन। अब देखो यहाँ पे बात जो सिंपल बात की, या आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। इसमें बात चल रही है कि इंडिया में क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इसका रीजन कहीं नहीं दिया गया है, इसको केवल टेक्निकल टर्म्स में बताया गया है। वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या है मैं आपको बता दूँ। वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है केवल ये इक्वेशन, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। लेट मी शो यू दैट। ये कहाँ फंस गया? ओके ये देखो लिखा है कैल्डर वर्डूर्न कोएफिशिएंट, लिखा हुआ है ना, नोट कर लो आप लोग, कैल्डर वर्डूर्न कोएफिशिएंट, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये बेसिकली कैल्डर वर्डूर्न लॉ इसको बोलते हैं या कोएफिशिएंट बोलते हैं। इट इज अ एम्पिरिकल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू विच देयर एग्जिस्ट अ स्टेबल लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। आउटपुट ग्रोथ जो होती है, आउटपुट प्रोडक्टिविटी जो होती है वो किस तरीके से लेबर प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट होती है, इसको दिखाता है कैल्डर वर्डून्स लॉ, ठीक है ना। कैल्डर वर्डून्स लॉ याद रखेगा, ठीक है। आउटपुट और लेबर प्रोडक्टिविटी के बीच का ये रिलेशनशिप है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगर आपसे कोई पूछा कैल्डर वर्डून्स लॉ तो आप ये बता पाएंगे एटलीस्ट। दूसरी चीज यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ऑथर ने टेक्निकल टर्म्स में बताया, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। ऑथर ने कहा कि भाई अगर लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉमन सेंस लगाओ, लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ज़्यादा लेबर लगेंगे, कम लेबर लगेंगे, कम लेबर लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक ऑथर ने ये चीज़ बताई। दूसरा ऑथर बताया कि जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा लेबर लगेंगे, कम लेबर लगेंगे, तो ज़्यादा लेबर लगेंगे। वही चीज़ ऑथर ने बोली कि भैया ग्रोथ को अगर बढ़ाओगे तो आपको लेबर ज़्यादा मिलना चाहिए। बट इंडिया की दिक्कत अलग है। इंडिया की दिक्कत है जॉबलेस ग्रोथ। मतलब जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ तो बढ़ रही पर वो इतना ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा रही। इसका कारण है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑथर ने कहा कि ये रीज़न है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, कम काम करने के लिए भी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी regarding this. That is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.